ऑलराइट, हम बात करते हैं ऑनगोइंग वेनेजुएला सिचुएशन के बारे में, जो अभी यूएस की तरफ से एक एक्शन लिया गया है वेनेजुएला में। उसके बारे में बात करते हैं एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई प्रॉमिस कि आपको 10 अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और पीछे क्या हुआ है, सम बेसिक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। आफ्टर दैट एंड गाइस, वो जो ड्रग्स के बारे में बताया जा रहा है कि ड्रग सप्लाई होता है फलाना ढिमकाना, अलग अलग तरह की चीजें यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तुम मेन फोकस करो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दो पर्सनैलिटीज के बारे में हम बात करेंगे जो अभी के टाइम पे वहां पे वेनेजुएला में पॉलिटिक्स में है। फर्स्ट वन इज मादुरो, ठीक है, जो अभी के प्रेसिडेंट है वहां पे, निकोलस मादुरो। ही इज सोशलिस्ट पर्सन, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी बिलोंग करती है सोशलिस्ट की तरफ। साइमन बॉलीवर, नॉट साइमन बॉलीवर, जो ह्यूगो चावेज थे वेनेजुएला में, उनके सक्सेसर है ये मादुरो। और इनकी गवर्नमेंट में क्या चलता है कि जो बिजनेसेस हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री के, उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल है, मतलब कंट्री का कंट्रोल है, नॉट प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, या उससे जैसे हमारे देश में जैसे पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट कंपनीज है, वैसे ही एक प्राइवेट सेक्टर है। तो उनका मानना है कि रिसोर्सेज पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, और लोगों में ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर, उसका लोगों को फायदा होना चाहिए उस रिसोर्सेज का, कंट्री के रिसोर्सेज का। एंड देन अगेन ही इज डेफिनेटली एंटी यूएस, ओके। एंड लेट्स टॉक अबाउट मारिया माचाडो, ओके। तो शी इज प्रो यूएस, शी वांट्स न्यू लिबरल वाली इकोनॉमी जो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में चलती है। एंड शी इज प्रो डेमोक्रेसी, शी वांट्स हैवी प्राइवेटाइजेशन, वो चाहती है कि सारा कुछ प्राइवेटाइज किया जाए। इवन द माइनिंग, वो चाहती है कि जब वो सत्ता में आएंगी तो वो माइनिंग, गोल्ड, गैस, ऑयल, सबको वो प्राइवेटाइज कर देंगी। और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर जो एमएनसीज होती है किसी कंट्री में आके अपना बिजनेस करती है, वो भी वो चाहती है कि वो उसका फुल सपोर्ट किया जाए। शी इज इन फेवर ऑफ फ्री मार्केट, ओके। सो शी रिसेंटली वन नोबेल पीस प्राइज। इसकी वजह से ये न्यूज में भी है कि इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला है, जो ट्रम्प बोल रहे थे कि मुझे दिया जाए, मुझे दिया जाए, उनको नहीं मिला। तो इसका भी एक अलग एंगल है कि इसको क्यों दिया गया। शी वॉज प्रो डेमोक्रेसी, तो ये दिखाता है कि शी वॉन्ट्स पीस, ठीक है। तो इनको नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया। और देने वाले भी कौन होते हैं आपको पता है, वेस्टर्न कंट्रीज का अलायंस है, उनकी क्रिएशन है, वही लोग देते हैं। एंड शी इज एंटी शविस्ता, तो जो बेसिकली शी इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूगो चावेज, ओके। जो ह्यूगो चावेज खुद है, वो साइमन बॉलीवर की आइडियोलॉजी पे चलते थे। उनका मैं बाद में बताऊंगा। अभी का सिचुएशन कुछ सडन हो गया था तो मैं जल्दी से ये वीडियो लाया हूँ, बट इसका मैं अच्छे से आपको एक बर्ड आई व्यू, एक लॉन्गर पिक्चर दिखाऊंगा पूरी हिस्ट्री का कि क्या हुआ था, ओके। आज के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जान लो। ऑलराइट, इन दोनों के बारे में हमने जान लिया। सो नेक्स्ट थोड़ी सी हम बेसिक हिस्ट्री देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखेंगे जल्दी जल्दी। लेट्स टॉक अबाउट साइमन बॉलीवर, ओके। ये बहुत पीछे की हिस्ट्री चले गए हैं हम। तो he was a person, okay, who was basically a revolution, he was a revolutionary person. He wanted, उसको ये साइमन बॉलीवर वो चाहते थे कि जो लैटिन अमेरिका है, जो अमेरिका के दो टुकड़े हैं, जो पूरा का पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, एक नॉर्दर्न पार्ट, एक साउदर्न पार्ट। तो साउदर्न पार्ट जिसको लैटिन अमेरिका भी बोल देते हैं, तो इनका ये मानना था कि जो लैटिन अमेरिका है, इसमें जो और भी कंट्रीज है वेनेजुएला के अलावा, जैसे ब्राजील एंड मोर अदर कंट्रीज, तो वो सब यूनाइटेड हो, सोवरन हो एंड सेल्फ केपेबल हो टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल एम्पायर, ओके, और एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो बाहर से जो अटैक करेंगे, वो लोग चाहते थे कि हम इतने पावरफुल हो जाएं कि हम बाहर वालों से कभी ना हारें, और लाइक उनको हरा दे, वो हम पे आगे रूल ना करे, ठीक है। तो दिस थिंग अलोन, सिर्फ इसी चीज से आप देखोगे कि ये आदमी आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है यूएस के इंपीरियलिज्म से,
क्योंकि यूएस का मानना है कि जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं वो यूएस के साथ रहेंगे, जैसे यूएस बोलेगा वैसा चलना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ ऑयल। तो वेनेजुला में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड, गैस एंड ऑयल तो हो ही गया, तो बाकी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बहुत सारे, उसमें से उनका लार्जेस्ट रिजर्व है। एंड यहीं से फिर पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। जब यू हैव सो मच abundance of natural resources then you definitely need democracy and आपके यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है। तो 1970s में वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो ऑयल सेल करके, वो ऑयल से व्यापार करके अपना मोस्ट ऑफ द कंट्री की नीड्स जो थी उसको पूरा करती थी, ठीक है। और आप देखोगे कि 1970s के टाइम जब वो लोग पेट्रोल सेल करके अपनी इकोनॉमी चलाते थे मोस्टली, तो मैं कहूंगा कि उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे जो कंट्री को चला रहे थे, दे वर आइदर डम और दे वर सिंपली पॉपेट्स। व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी सिंपली पेट्रोल के दम पे रन नहीं कर सकती, आपको आगे की प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। तो वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। और उससे होता क्या है कि जब 1973 में ऑयल शॉक आता है, जब इजराइल और अरब कंट्रीज में वॉर चल रही थी, तो सभी अरब कंट्रीज ने मिलके, ओपेक जो बोला जाता है, उन्होंने सबने मिलके पेट्रोल की सप्लाई कट कर दी, ठीक है, जहां पे प्राइसेस 4 गुना हो गए थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम इनकी पेट्रोल की सेल बहुत ज्यादा हुई। तो जब इनकी इकोनॉमी पेट्रोल पे डिपेंडेंट थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बिना किसी प्लानिंग के चल रहे थे, रिस्क फ्री थे, ठीक है, आराम से बिना टेंशन के मजे लेते थे। तो इस टाइम पे ना जो 1970s का जो डेकेड था, उस टाइम पे आप देखोगे कि इन्होंने खूब पैसा कमाया पेट्रोल बेच के। एंड उस टाइम पे क्योंकि इकोनॉमी काफी अच्छी चल रही थी, तो इनको लग रहा था कि हम बहुत सारा लोन ले सकते हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एंड बाद में आराम से चुका सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा पेट्रोल का रिजर्व है, ऑयल रिजर्व्स हैं। तो बट 1980s में ऑयल ग्लट के बाद आप देखोगे कि पेट्रोल के प्राइसेस ड्रास्टिकली नीचे आ गए थे, बहुत कम हो चुके थे। तो अब इन्हें प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो ये लोग पूरा का पूरा ऑयल पे डिपेंडेंट थे, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बद से बदतर हो गई, इनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। आप देखोगे कि इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी, 70% गरीबी इतनी पहुंच चुकी थी। एंड बजट डेफिसिट, ओके, एंड डेट स्पाइरल और कॉल इट साइकिल, ठीक है। तो उस टाइम पे वेनेजुला की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उनके पास सिवियर बजट डेफिसिट की प्रॉब्लम आ चुकी थी, ठीक है, उनका बजट मैनेज नहीं हो पा रहा था। आफ्टर दैट डेट स्पाइरल या फिर साइकिल, मान लो कि पहले वाले जो डेट मैंने बताए थे, कर्ज जो ले रखा है वर्ल्ड बैंक से, अब उसको पूरा करने के लिए, उसको चुकाने के लिए ये लोग नया लोन लेते थे, एंड इस तरह से उनका पुराना डेट पूरा हो रहा था। तो इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। तो प्रॉब्लम यहाँ बढ़ चुकी है, अब एक्सटर्नल हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो होता यह है कि द आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब तैयार हैं वेनेजुला को लोन देने के लिए, ठीक है, मैसिव लोन्स देने के लिए। वन मोर थिंग, दैट टाइम द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ वेनेजुला वाज अराउंड $300 million, एंड उनके ऊपर जो डेट था, कर्जा था, $38 billion था, ठीक है, इन डेट। तो आप देख सकते हो कि कितना कर्जा था, और ये बढ़ता ही जा रहा था। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ये लोग तैयार थे कि हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, बट बदले में इनकी कंडीशन ये थी कि इनको अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करनी होगी, जैसा 1991 में इंडिया के साथ हुआ था। ओके, तो इनकी ये कंडीशंस थी कि जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह यूएस से आ पाए, यूएस की कंपनीज आ पाए वेनेजुला में, ठीक है, वो जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी लूटपाट कर सके, प्राइवेट ओनरशिप आए, ठीक है, उन पे कंट्रोल आए, दैट
तो ये सब उनको चाहिए था, बदले में वो लोग लोन्स देने के लिए तैयार थे। एंड डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भी चाहिए। डेमोक्रेसी इज लाइक एक, व्हाट डू यू से, डेमोक्रेसी इज समथिंग लाइक यू से स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, ये एक साधन की तरह है। और ये सब करने के लिए डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ती है, तो डेमोक्रेसी वहां पे आएगी। ओके, एक और स्पेशल कंडीशन थी जो मैं बताना भूल गया, विच इज ऑस्टरी। इसका मतलब ये था कि जो सोशल स्पेंडिंग हो रही है, सोशल वेलफेयर हो रही है, जो कंट्री के लोगों को, आम लोगों को सब्सिडीज मिल रही है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे, या फिर फ्री में एजुकेशन मिल रही है, फ्री में हेल्थ केयर मिल रही है, ठीक है, टैक्सेस में बचत मिल रही है, उनकी कंडीशन ये भी थी कि इसको हटाना पड़ेगा जब डेमोक्रेसी आएगी। ओके, तो इसके बाद जो वहां पे पॉलिटिकली जो नया लीडर आया उस टाइम पे, पेरेज, कार्लोस एंड्रेस पेरेज, ठीक है, ये सेकंड टाइम आई थिंक इलेक्शन जीत के आने वाले थे। और इन्होंने अपने कैंपेन में प्रॉमिस ये किया था कि हम ये नहीं होने देंगे, ठीक है, ये हम होने ही नहीं देंगे। इसी इसी की वजह से दिस वाज अ मेजर रीजन कि क्यों वो जीते। एंड गेस व्हाट, जब वो अपने जब वो इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बन गए, तो आप देखोगे कि जिस डिसीजन को वो कंडेम कर रहे थे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, उसको लागू करना पड़ा, और उसने किया। तो पेरेज ने और क्या क्या किया उस टाइम, ही प्राइवेटाइज्ड, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स उसने प्राइवेटाइज कर दिए। जो सब्सिडीज थी, सब्सिडीज और सोशल वेलफेयर उसको स्लैश कर दिया, मतलब कि उनको बहुत कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया, वो नहीं दी जाएगी अब। एंड एक और चीज, गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन फ्यूल, तो जो गवर्नमेंट को सब्सिडी मिलती थी फ्यूल पे, वो भी बंद कर दी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये चीज बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी, इसके चलते जो एल काराकाजो, जो एक प्रोटेस्ट था बहुत ज्यादा फेमस, वो अपराइज हुआ था। एंड उसमें बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के द्वारा सेंसरशिप के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट यू कैन से, सो उस प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट और कॉमनर्स के बीच में जो हुआ था, इसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, मरे थे। एंड वो क्या चीज थी, आप देखोगे कि सभी के सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में होता ये है कि वो लोग बाहर वाले लोगों को, बाहर वाली कंट्रीज को सेल तो करते हैं ऑयल, बट उनके लिए प्राइसेस कुछ और होता है। और डोमेस्टिकली जो हम अपने कंट्री में यूज करने वाले हैं, उसके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा चीप होते हैं, उनपे हैवी सब्सिडीज दी जाती है। आई मीन तुम दुनिया को तेल दे रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ तो प्राइसेस कम होंगे ही डेफिनेटली, तो यही चीज थी। एंड डोमेस्टिक सब्सिडीज ऑन gasoline stopped. एंड गाइस, जो प्राइसेस थे वो पता है आपको, अराउंड 30 से 35% कम थे बाहर की कंट्रीज से, ठीक है। मान लो अगर बाहर आपको 30 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, तो आपको वेनेजुएला में 1 रुपए का मिलेगा। इतना बड़ा डिफरेंस था, ठीक है, बहुत हैवी सब्सिडीज थी। तो इसके कारण हुआ क्या कि जब आप डोमेस्टिकली ये चीजें खत्म कर दोगे, तो कंट्री मूव कैसे करेगी, क्योंकि फ्यूल के बिना गाड़ियां नहीं चलेंगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, लोग मूव नहीं कर पाएंगे, लोग मूव नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, इसीलिए ये जो एल काराकाजो प्रोटेस्ट हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, ओके,
तेरा कमरा है तू जाते रहो। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक कि प्रेसिडेंट पेरेस के बाद क्या हुआ। तो मिलिट्री में से एक नाम निकल के आता है, ह्यूगो चैवेज। ओके, ह्यूगो चैवेज ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर अगेन साइमन बॉलीवर जैसा निकल के आता है। ये साइमन बॉलीवर की विचारधारा पे ही चलते थे। तो इनका कहना था कि जो वेनेजुएला के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज, उस पे लोगों का हक है, उनके लोगों का हक है, ना कि एक्सॉन, शेवरॉन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ठीक है, बाहर के लोगों का उस पर कोई हक नहीं है। हम कंट्रोल करेंगे कि हम किस तरह से चलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। एंड इट वाज डायरेक्टली अ थ्रेट टू पेट्रो डॉलर सिस्टम। ओके, तो द प्रॉब्लम इज दैट कि ठीक है, तुम चाहते हो कि अपनी कंट्री में तुम जैसा करना चाहो वैसा चलेगा। तो यूएस के लिए वो एक डिसओबीडियंट था, मतलब तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो। दे वर कोपिंग अप विद दैट। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ही वांट्स अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज टू गो अगेंस्ट यूएस इंपेरियलिज्म, जो 200 साल की इंपेरियलिज्म है उसके अगेंस्ट जाना। मतलब ये चाहते थे कि सभी हम लोग मिलके लैटिन अमेरिका वाली कंट्रीज ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको रेजिस्ट करें। सो ही वाज एंटी यूएस एंड अगेंस्ट पेट्रो डॉलर। तो नाउ पेट्रो डॉलर, आप देखोगे कि जो दुनिया भर का ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है पेट्रोल के लिए, वो यूएस डॉलर में होता है। एंड इसी की वजह से ये डोमिनेंस बनी रहती है। बट आप कुछ टाइम से देखोगे जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, रशिया इंडिया के बीच हमने ट्रेड देखा ऑयल का नॉन डॉलर करेंसी में। आफ्टर दैट ईरान और चाइना के बढ़ते रिलेशंस और उनके जो डील्स हो रही हैं ऑयल के लिए, इस तरह की चीजें। तो जो नॉन डॉलर में ट्रेड हो रहा है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है इधर। और ये एक यूएस हेजेमनी है उसको अफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए एक बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन हो जाती है। अर्जेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी। तो इसीलिए ये एक अर्जेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी हो जाती है टू एक्ट अगेंस्ट टू प्रोटेक्ट दिस पेट्रो डॉलर सिस्टम। ओके, ये होगा कैसे? यू नीड टू नो दिस कि ईरान एंड वेनेजुएला, इनके पास आप देखोगे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा बाकी कंट्रीज से सबसे ज्यादा। और आप देखोगे कि ईरान में भी बहुत चीजें हुई कुछ टाइम पहले, अब वेनेजुएला में हो रही है। तो अगर आप एटलीस्ट इन दोनों कंट्रीज के जो बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स रखती है अपने पास, इनको कंट्रोल करोगे तो आप फ्यूचर की जो एनर्जी प्राइसिंग है उसको कंट्रोल कर पाओगे। एंड दिस इज ऑल्सो एन एक्ट अगेंस्ट चाइनीज एक्सपेंशन। ये लॉन्ग टर्म की बात है। तो दीज आर द स्ट्रेटेजिक रीजंस कि क्यों यूएस ऑब्सेस हो रहा है ईरान एंड वेनेजुएला पे। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से सडनली आज वेनेजुएला पे जो किया उन्होंने करना चालू कर दिया है, उससे पहले भी वो, ठीक है, बहुत सालों से वो कोशिश कर रहे हैं, बट वो सक्सेसफुल होते दिख रहे हैं। तो स्टोरी ये है। और क्योंकि जब गवर्नमेंट इस तरह के ऑपरेशंस करती है कहीं बाहर, तो उसको इंटरनल सपोर्ट चाहिए होती है। उसके लिए ही इस तरह के रीजंस दिए जाते हैं कि
कि ड्रग कार्टेल्स चल रहे हैं, डिक्टेटरशिप बढ़ रही है, कि हमें जाके वेनेजुला के लोगों को बचाना पड़ेगा क्योंकि वी आर इन चार्ज ऑफ द वर्ल्ड एंड हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये रीजन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड समझ आया हो कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एंड प्रोबेबली आपको नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन देखने को मिल सकती है। तो इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर योर कमेंट्स। ये वाली वीडियो थोड़ी जल्दी में लाया हूँ मैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कवर किया है ऊपर ऊपर से। आगे मैं और भी ज़्यादा डिटेल में इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह लेके सारे आपको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या है वेनेजुला की हिस्ट्री, एंड नॉट जस्ट वेनेजुला, बहुत सारे कंट्रीज एंड लीडर्स की हिस्ट्री में बताऊंगा। तो इससे पहले वैसे मैं आज वीडियो डालने वाला था इंदिरा गांधी से रिलेटेड, जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है कल रात को। अभी मॉर्निंग सुबह हो रही है, तो ये वीडियो पहले अपलोड करूंगा, उसके बाद इंदिरा गांधी वाली भी आएगी। कौन से ऐसे ग्रुप्स थे जो इंदिरा गांधी से डरते थे, जो पावरफुल रिच एंड इलीट लोग थे वो सारे के सारे इंदिरा गांधी के खिलाफ क्यों थे, उसके बारे में। थैंक्स, साइनिंग आउट।